हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक के दो मोस्ट टाइम चैप्टर, जिनके नाम है दोस्तों ब्रिटिश काल में भारत में विकास, शिक्षा का विकास, और सेकंड चैप्टर का नाम है भारत में समाचार पत्रों का विकास। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और दोस्तों, अगर अपने प्रीवियस वीडियो अब तक वॉच नहीं करे हैं, प्रीवियस चैप्टर अपने अंडरलाइन अपनी बुक में नहीं करे हैं, तो जाइए क्राउन सामान्य ज्ञान न्यू एडिशंस इस प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिलेंगे प्रीवियस तमाम वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी सी जानकारी। जी हाँ, अनअकैडमी आप सभी के सपने को साकार करने के लिए लेकर आ चुका है अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी जीएस में का कॉम्बैट। दोस्तों, ये कॉम्बैट आपकी होस्ट होने वाली है, कंडक्ट होने वाली है इस संडे, जी हाँ 26 जून सुबह 11 बजे। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कॉम्बैट का सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों क्या है, दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि ऑल ओवर इंडिया के सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करके इस कॉम्बैट में स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। अगर आप दोस्तों अपने आप का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आखिर आप डिजर्व क्या करते हैं, आपकी ऑल ओवर इंडिया में क्या रैंक है, तो इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कॉम्बैट में आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं 60 मिनट के अंदर। और अगर हम बात करें तो 30% ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, जी हाँ, जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 2022 का, तो उसमें सीधे 30% क्वेश्चन कहाँ से आए थे, डायरेक्ट पूछे गए थे कॉम्बैट में से। ठीक है। और दोस्तों, जो आपकी लिस्ट जारी हुई थी, सिलेक्शन की जो लिस्ट जारी हुई थी, तो उसमें 23 जो हमारे यूपीएससी कैंडिडेट हैं, उन्होंने लगातार क्या करा, उन्होंने लगातार कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करा, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर अपने गोल को अचीव किया। और दोस्तों, इस कॉम्बैट में जितने भी क्वेश्चन तैयार करते हैं वो करते हैं अनअकैडमी के यूपीएससी के टॉप एजुकेटर। एनरोल नाउ एंड यूज माय कोड YTSZ10। इस कॉम्बैट का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे 250 लकी पार्टिसिपेंट को मिलने वाला है अमेजन गिफ्ट वाउचर 5000 रुपीज़ का। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलेंगे क्या एक्साइटिंग गैजेट्स, एज फॉर एग्जांपल मैक बुक, आईपैड, सैमसंग एंड अमेजन गिफ्ट वाउचर। ये सभी आपको एक्साइटिंग गिफ्ट भी इस कॉम्बैट के बाद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप एक अच्छी रैंक हासिल करते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी। जी हाँ, आप सभी एस्पिरेंट के लिए ये फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है प्रशांत धवन सर के द्वारा। इसमें आपको सामने प्रेजेंट होंगे 20 क्वेश्चंस, 30 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। दोस्तों, इसका टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पर। अगर आपकी रैंक इस प्रकार से आती है तो आपको मिलती है इतने रुपीज़ की अमेजन गिफ्ट वाउचर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपकी फ्री टेस्ट सीरीज, दिस इज कॉल्ड पाथफाइंडर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर। 25 MCQ 30 मिनट बाइलिंगुअल आपकी ये कंडक्ट होती है टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे। इसका टाइमिंग है दोस्तों 5 PM पर। अगर आपकी रैंक इस प्रकार से आती है तो आपको मिलती है इतने रुपीज़ की अमेजन गिफ्ट वाउचर। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि अपनी क्लासेस के बारे में। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए होस्ट करता हूँ, कंडक्ट करता हूँ बिल्कुल फ्री क्लासेस दो। ठीक है, दोनों क्लासेस का टाइम हमारा है, एक का टाइम है 6 PM एंड सेकंड क्लासेस का हमारा टाइम है दोस्तों 8 PM पर। मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यूज़ करिए मेरा कोड YTSZ10। मेरी प्रोफाइल का लिंक और मेरी अपकमिंग क्लासेस का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की ओर। ये चैप्टर आपको मिलेगा क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का पेज नंबर 112। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे ड्रैग करते हैं थोड़ा सा, तो ये चैप्टर होता है आपका स्टार्ट, जिसका नाम है ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है, मतलब कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता का श्रेय किस पर्सनैलिटी को या फिर किस व्यक्ति को जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, याद रखिएगा चार्ल्स ग्रांट। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जो पारित हुआ था सन 1854 में, 1854 में। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इससे संबंधी हमको ध्यान रखना है कि इसका गठन किसने किया था। तो इसका गठन हुआ था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में पारित हुआ था। और इसे ही दोस्तों कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना का आटा। जी हाँ, शिक्षा का मैग्ना का आटा, ये संज्ञा किस डिस्पैच को दी गई है दोस्तों, तो ये आपका होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम। जी हाँ, अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो आपका इंग्लिश मीडियम होना अनिवार्य है। और प्राथमिक शिक्षा के लिए जन भाषा तथा मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल थी। दोस्तों, ऐसा कौन सा
डिस्पैच है जिसके अंतर्गत ये सभी बातें की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ठीक है, देखिए ये वीडियो आप सबने केवल एक बार वॉच करना है, दोबारा कभी भी ज़िंदगी में वॉच नहीं करना है। आप बोलोगे भाई कैसी बात है? जी हाँ, आपको बुक लेके बैठना है, अंडरलाइन करना है इन सभी पॉइंट को, सीधे बुक को करिए अंडरलाइन और रिवीजन अपनी बुक में से करिएगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अभी हम केवल आपको वही फैक्ट बता रहे हैं जो मोस्ट टाइम पे है और जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। बुक नहीं है तो आप वीडियो दोबारा वॉच कर सकते हैं, बट नहीं, बुक इतनी महंगी भी नहीं कि आप लोग बाय ना कर सकें। ठीक है, चलिए आराम से आपको ये बिजली आपकी मार्केट में बुक मिल जाएगी आपको। चलिए अब हम बात करते हैं हंटर शिक्षा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी, इस आयोग की स्थापना हुई थी 1882 से लेकर के 83 तक के बीच में। ठीक है दोस्तों, हंटर से संबंधित आपको एक चीज़ और ध्यान आती है, वो है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच की गई थी, उस आयोग का नाम क्या था? उस आयोग का नाम भी था हंटर आयोग, लेकिन वो आयोग अलग है और ये आयोग है आपका शिक्षा से संबंधित। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप बोलोगे 1882 में इसका गठन हुआ, 1 साल इसने वर्क किया और इसका गठन जो हुआ था ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया था। ऐसा कौन सा आयोग है, एक ऐसा कौन सा कमीशन है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया था? तो वो था आपका हंटर शिक्षा आयोग। अगर आपसे बोलेगा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम का, ठीक है, माध्यम का बल किसने दिया था, तो आप बोलोगे चार्ल्स वुड का डिस्पैच। अब हम आगे बात करते हैं रेले कमीशन, जिसका गठन हुआ था 1902 में और इसमें दोस्तों 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1904 में। ये आप कर लीजिए बुक को अंडरलाइन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप ये देख लीजिएगा वृद्धा योजना कब बनी थी? 1937 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये कहा था कि गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे जितने भी हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पहली बार ये क्राइटेरिया रखा गया था कि जो बच्चे 7 वर्ष के हैं और जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों 7 वर्ष से संबंधित आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हम साक्षरता दर काउंट करते हैं ना, जनगणना जब होती है कितने एजुकेशन से हमारे कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो उसकी जो गणना होती है वो हमेशा 7 वर्ष से ऊपर के जितने व्यक्ति होते हैं उनकी होती है, ना कि 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष अगर एजुकेशन हो गई, मतलब कोई बच्चा अगर 7 वर्ष का है तो उसे काउंट किया जाएगा उस लिस्ट के अंदर। अगर वो 6.5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, 3.10। इस चैप्टर का नाम है भारत में समाचार पत्रों का विकास। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत में सबसे पहले जो समाचार पत्र हमारी भारत की भूमि पर लॉन्च हुआ था वो था आपका बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, और इसको सन 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने प्रकाशित किया था। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है आप सभी के लिए, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। पहला समाचार पत्र हमारा था बंगाल गजट, जो प्रकाशित हुआ था 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा। ठीक है, किसी किसी बुक में केवल आपको ये नाम देता है हिक्की नाम, लेकिन आपको ये नाम पूरा ध्यान रखना है क्योंकि यूपी TSS एग्जाम में आपको ये पूरा नाम दिया जाता है आपके रियल एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको आप लोग अंडरलाइन करिए। अगला पॉइंट देखते हैं। सो भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना करी और संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखना कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, ये संख्या फिर ये उपनाम किस पर्सनालिटी का है? दोस्तों वो नाम है राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, और सबसे पहले हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी राजा राम मोहन राय ने। और संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसके संपादक हैं राजा राम मोहन राय। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बना दीजिए इसमें स्टार। अब हम बात करते हैं कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अखबार था उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है उदंड मार्तंड। ठीक है, और ये 1826 में कानपुर से जुगल किशोर के द्वारा संपादित किया गया था। उदंड मार्तंड दोस्तों ध्यान रखिएगा, अखबार का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यक्ति का नाम तो जुगल किशोर है।
ठीक है, जिन्होंने प्रकाशित किया था पहला हिंदी हमारा हिंदी में प्रकाशित होने वाला जो पहला अखबार था वो था उदंड मार्तंड। ठीक है, और लेकिन करा किसने था, ये करा था जुगल किशोर ने। कब किया था, 1826 में। अब आगे हम बात करते हैं बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। वो था दोस्तों दिग्दर्शन। क्या नाम है इसका, दिग्दर्शन। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रेस के विरुद्ध कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। चार्ल्स मैटकॉफ को, ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब दोस्तों ये उपनाम किसका है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, तो ये संज्ञा या फिर ये उपनाम दिया गया है चार्ल्स मैटकॉफ को। अब उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक जो हमारा प्रतिबंध आया था इसमें आपको लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट, ये है आपका 1823। इसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का मुद्रक या प्रकाशन करेगा, किसी भी चीज़ को प्रिंट करेगा मार्केट में पेपर के ऊपर, तो उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये आया था लॉर्ड लिटन के काल में, और इसे गैंगिंग एक्ट मतलब कि मुंह बंद करने वाला भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसको कहा जाता है खामोश, मतलब मुंह बंद करने वाला एक्ट, तो ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। लॉर्ड कौन था, लॉर्ड था उसमें लिटन। और इसमें दोस्तों मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। मतलब कि ये आपको इतना बड़ा नहीं, छोड़ दो उसको आप लोग, बस सिंपल ये ध्यान रखिए कि गैगिंग एक्ट मतलब कि मुंह बंद करने वाला एक्ट कौन सा था, ये उपनाम किसको दिया गया है, फिर ये उपाधि किसको दी गई है, तो ये मिलती है आपकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र। बंगाल गजट, संस्थापक थे जे हिक्की, अभी हमने जाना। स्थापना वर्ष था 1780, स्थान था आपका कलकत्ता, और ये प्रकाशित आपका हुआ था अंग्रेजी में। ठीक है, और अगला है आपका संवाद कौमुदी, ध्यान रखिएगा इसके संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय, 1821, कलकत्ता और बंगाली भाषा में ये प्रिंट हुआ था। डन। बाकी आप चाहो तो सभी याद कर सकते हैं, बट आपको पीएचडी अगर नहीं करनी है, ठीक, आप सिंपल वही पढ़िए जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्ञान अर्जित करना है, ऑलरेडी पोस्टेड हो तो अलग बात है। देखिए अब आप आ जाइए पेज नंबर 114 में, 114 में। अब समाचार पत्र में आपको ध्यान रखना है सत्य प्रकाश, ठीक है, और इसके संपादक थे आपके करसन दास भूल जी। ठीक है, स्थान था आपका अहमदाबाद जहाँ से प्रकाशित होता था। स्थापना वर्ष है इसका 1852, और ये आपका गुजराती भाषा में प्रिंट हुआ था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इंडियन मिरर, ये भी एक समाचार पत्र है जिसके संपादक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। स्थापना वर्ष है इसका 1862, स्थान आपका कलकत्ता, और ये इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। सीधे आपको मूव करना है सोम प्रकाश की ओर। इसके संपादक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्थापना वर्ष है आपका 1859, कलकत्ता और बंगाली। हरिजन सबको मालूम होगा मैक्सिमम बच्चे, हरिजन के संपादक कौन है, तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी। 1933 में पूना में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, और ये हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में प्रिंट होता था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इंडियन ओपिनियन, ठीक है, युगांतर, बॉम्बे क्रॉनिकल और हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब के संपादक जो हैं वो आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से अंडरलाइन करिए बुक को। ठीक है, ज़्यादा हम समय खर्च नहीं करेंगे इसमें आपका, सीधे आप बुक को अंडरलाइन करते चलिएगा। अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण आंदोलन या फिर विद्रोह। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था वो था आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था केना सरकार ने। किस समय हुआ था, 1760 से लेकर के 1800 तक, ये पूरे 40 साल तक चला। लेकिन इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो है आपके बंगाल, बिहार। ठीक है, अगला जो आपका विद्रोह है दोस्तों वो है आपका फ़कीर विद्रोह। कहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था, तो ये भी आपका बंगाल के अंदर हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, इनका नाम है मजनू शाह और चिराग अली। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके क्या, पागलपंथी विद्रोह। जी हाँ, पागलपंथी भी एक विद्रोह का नाम है। ठीक है, करम शाह और टीपू मीर ने इसका नेतृत्व किया था, और इसका इम्पैक्ट गया था बंगाल की तरफ। मतलब कि ये विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कूका आंदोलन, भगत जवाहर मल, 1845 से लेकर के 1872, ये भी बहुत लंबा चला था, और इससे संबंधित आपका है पंजाब। कोका पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है संताल विद्रोह, सिंधु कान्हू, ये बिहार और बंगाल को इसने इम्पैक्ट किया था इस विद्रोह ने। और मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, आपको मालूम ही होगा, न्यूज़ में भी कुछ समय पहले बहुत हाईलाइट भी थे, और इनका संबंध झारखंड से है। ठीक है, 1899 में ये विद्रोह हुआ।
मोपला विद्रोह अली मुसलियार, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिए इसको आप लोग। जिनके पास बुक नहीं है ना वो लिखते रहिएगा इन सब पॉइंट को। अली मुसलियार ने इसको किया था और इसका संबंध है आपका मालाबार से, मतलब केरल से। नेक्स्ट पॉइंट आप आ देंगे, बहावी आंदोलन नेतृत्व हुआ था ये अब्दुल बहाव के द्वारा इस रिवॉल्ट का, और इसका संबंध है बिहार और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है भील विद्रोह, सेवाराम ने इसका नेतृत्व किया था और इससे संबंधी जो वर्ष है वो आपका 1825 से लेकर 31 के बीच में। और इस भील विद्रोह का जो भूमि थी जहाँ पे ये हुआ था वो था पश्चिमी घाट। अब चलिए बात करते हैं कुछ हम लोग प्रमुख कमीशन, मतलब हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1882 में। इसका संबंध है आपका शिक्षा से, ठीक है। और उस समय लॉर्ड या फिर वायसराय का नाम है लॉर्ड रिपन। फिर आपका आया था सैंडलर कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ये भी संबंधित आपका शिक्षा से है और इस समय जो वायसराय थे वो थे जेम्स फोर्ड। अगला है आपका ली कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। लोक सेवा इसका उद्देश्य था, 1923 में इसकी स्थापना हुई और उस समय लॉर्ड थे लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। मैं केवल आपको वही पॉइंट हाईलाइट करवा रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में 8 से 10 बार पूछे गए हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, एक एक लाइन याद करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, एक एक लाइन को याद कर सकते हैं, वरना डिस्टेम्पर का डब्बा ले आओ, येलो रंग का ब्रश को डुबो उसमें, एक एक पेज पे उसको मारते रहो अपनी बुक में। आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल है, हर एक इंपॉर्टेंट है, बुक में दी गई तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं केवल उन बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो जिनके पास समय काफ़ी कम है और तरीके से बुक को पूरा करना है। केवल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है, ना कि पीएचडी करने के लिए। चलिए ठीक है, अब समय ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे हम लोग, बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। बटलर कमीशंस, इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। देशी राज्यों के साथ में इसका संबंध था। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे? इसमें वायसराय थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, प्रमुख उपाधियाँ। देखिए महात्मा की उपाधि जो प्राप्त हुई थी ये हुई थी महात्मा गांधी जी को। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। अर्धनंगा फकीर किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। किसको कहा था? महात्मा गांधी को। और वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये भी उपाधि प्राप्त है महात्मा गांधी को। दी किसने थी? तो ये दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, कुछ उपाधि ये भी हैं, इन सभी उपाधियों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी बुक में इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर कि सन 1793 में लॉर्ड्स कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था? ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग इस्तमरारी कहते हैं, चिरस्थायी कहते हैं, या फिर जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के 3 नाम हैं, क्या क्या नाम है? लिख लीजिए इसको, इस्तमरारी, चिरस्थायी और जमींदारी बंदोबस्त, ये कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त को। और सबसे पहली बार ये लागू हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रैयतवारी व्यवस्था, इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता हैं थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रेड, ठीक है। ये व्यवस्था मद्रास एवं मुंबई में लागू की गई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई और मद्रास में लागू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है महालवाड़ी बंदोबस्त, और इस पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो इस पद्धति के जन्मदाता हैं हॉल मैकेंजी। अब हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा अच्छे से। तो फ्रेंड एक काम करते हैं कि इस टॉपिक को हम करेंगे कवर अपने अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत लंबी जाएगी। तो जो बच्चे नए होते हैं वो सबसे पहले क्लिक करते हैं वीडियो का टाइमिंग देख करके, ठीक है। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लंबा है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितना अब तक पढ़ाया गया है आपको, जितने भी आपको पॉइंट आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं उन सभी पॉइंट को अंडरलाइन करिए। और मैं अगेन बहुत ही जल्द एक नया वीडियो अगेन यहाँ से स्टार्ट करूँगा पेज नंबर 116 से। तब तक आपके पास में ये बुक होना बहुत ही अनिवार्य है। बुक अगर आपके पास में रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एक एक पॉइंट को लिखने के लिए बैठेंगे तो बहुत ही लंबा आपका समय लगेगा, ठीक है। तो दोनों फैसले आपके हैं कि आपको अपने नोट्स को तैयार करते हुए चलना है A4 पेज पर ब्लैंक शीट पे ले करके, या फिर सीधे बुक में ही आपको अंडरलाइन करना है, वो फैसला आपका है। मैं कोई आपको बाउंड नहीं करूँगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और डिसलाइक का रीज़न अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है, टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों का उद्देश्य केवल ये होता है कि वीडियो को डिसलाइक मारना है, पता नहीं कि मारा क्यों डिसलाइक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो अपना कर्म करेगा और आपको अपना कर्म करना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।